कांग्रेस का मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रेम जग जाहिर है। समय समय पर ऐसे वाक़े निकल के आते हैं जिससे कांग्रेस और मुस्लिम प्रेम है वो जग जाहिर हो ही जाता है, जिससे ये बात साफ समझ आती है कि इस पार्टी का उद्देश्य इस देश में केवल एक समुदाय का विकास करना है। हिंदू इनके लिए कभी ना कुछ थे ना कुछ है। आज भले ही कांग्रेस की पार्टी लंबी लंबी न्याय यात्राओं की बात करती है, मोहब्बत के दुकान खोलने के दावे रखती है, लेकिन इतिहास तो यही बताता है कि जब भी वो सत्ता में आए हैं उन्होंने सिर्फ मुसलमानों पर अपना प्यार लुटाया। तो आज इस विषय पे बात होगी और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल मौजूद है। एक एक करके उन सभी का परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है राजधानी दिल्ली से सीमा शर्मा जी। आप इन्हें हमारे भावेश से इस यूट्यूब चैनल पे देखते ही रहते हैं। एक राष्ट्रवादी वक्ता है, एक बेहतरीन वक्ता है, हमारे साथ जुड़ती है अपना समय निकाल करके। सीमा जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ भावेश से। इसमें कैसे हैं आप? धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भावेश जी। आज हमारे साथ जुड़े हैं पुणे महाराष्ट्र से निधि शर्मा जी, लॉ बैकग्राउंड से हैं। निधि जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी है। निधि जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, जय श्री राम, हर हर महादेव। सब बढ़िया है और बहुत ही आनंद का वो है कि विषय की आज आपके इस पैनल में जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो जितना मेरे पास इस संबंध में जानकारी है मैं सबके साथ में जरूर शेयर करूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद के चित्तौड़ प्रांत के मंत्री, जिनकी जन्मस्थली तो अजमेर है लेकिन कर्मस्थली वर्तमान में राजसमंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कौशल कुमार गौड़ जी की। कौशल कुमार गौड़ जी का मैं स्वागत करता हूं। कौशल भैया प्रणाम, जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, प्रणाम, बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी बड़े अच्छे होंगे। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस दिशा में हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की एक और पोल खोली है। पीएम मोदी ने बताया है कि मनमोहन की सरकार पूरे देश का 15% बजट मुसलमानों को देना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उस समय जो विपक्ष में बैठी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, उसने इस बात का घोर विरोध किया। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं। पीएम ने ये बात इसलिए बताई है ताकि देश के लोग सजग हो जाए और कांग्रेस की मंशा को भली भांति समझे। सीमा शर्मा जी, माननीय मोदी जी रोज नए खुलासे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज इस नए खुलासे के बारे में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक नया खुलासा किया कि जो कांग्रेस है वो बजट का 15% मुसलमानों को देना चाहती है। ये कोई नई या आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये बात लगे कि यह बात प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आई और इस बात को सुनकर के कांग्रेस तिलमिला उठी है। विशेष करके पी चिदम्बरम, जिन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान में बांटने की बात वो कर रहा था जो विशेष रूप से 15% मुसलमानों को देना चाहता था।
ना कि मोदी जी। उन्होंने बल्कि यह रखा है इस बात को लोगों के सामने कि किस प्रकार से जो कांग्रेस है वो अपीसमेंट की पॉलिसी के अनुसार चलती है, यानी कि तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, और किस प्रकार से सब कुछ देने के बाद भी वो 15% बजट अपने वोट बैंक की खातिर मुसलमान संप्रदाय है उन्हीं को देना चाहिए। कौशल भैया, किसी भी देश की सरकार का काम वहां के हर वर्ग का विकास करना होता है, ना कि कोई एक ऐसा बजट बनाना जिससे बस सिर्फ एक ही समुदाय फलता फूलता रहे और अन्य जो वर्ग है वो संसाधनों के लिए सिर्फ ललचाते रहे। कांग्रेस ने फिर भी अपने सरकार के दौरान ऐसी हरकत करने के बारे में सोची थी, और यही कांग्रेस आज मोदी जी के ऊपर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे कौशल जी, देश के बजट का 15% हिस्सा मुस्लिमों को देने की वकालत कर रहे थे कांग्रेस वाले, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? बौखलाए हुए कांग्रेसियों के पास सत्ता दल के मुखिया प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाने के अलावा रास्ता कोई नहीं बचता है। आरोप की राजनीति करना लग रहे हैं। सब लोग भलीभांति जानते हैं, आजादी के बाद सबसे पुरानी पार्टी शुरू से ही यहाँ के बहुसंख्यक समाज के बारे में समझती थी कि जाति भेदों में, भाषा भेदों में, क्षेत्र भेदों में बटा हुआ है। एक मुश्त अगर उसको लगता था तो वोट बैंक मुस्लिम लगता था, तो उन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना शुरू किया, मुस्लिमों के तुष्टीकरण की हदें पार करना शुरू करी। मनमोहन सिंह जी ने तो देश के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए मुसलमानों की तरफदारी की कि मुसलमान करेंगे, सिफारिश रखी उन्होंने कि ये मुसलमान इसका सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। तुष्टीकरण के चलते भी उन्होंने मुसलमानों के प्रति सद्भाव कभी नहीं रखा। उनके जीवन स्तर को सुधारना, उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारना, उनके आर्थिक स्तर को सुधारना, इसकी कोई ठोस नीतियां नहीं बनाई। इसलिए मुसलमान का जीवन स्तर वैसा का वैसा ही रह गया और वो केवल एक वोट बैंक बन करके रह गया। तुष्टीकरण की चाबी को वोट बैंक के रूप में काम लेना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। यह तुष्टीकरण के चलते ही जो 15% वाला स्टेटमेंट था, ये उनका इसी के चलते था, जो कि देश के लिए बहुत घातक था, जबरदस्त घातक होने वाला था। वो आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं चूंकि बहुत भली भांति जानता हूं कि प्रधानमंत्री और जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो प्रो हिंदू तो हो सकते हैं, लेकिन एंटी मुस्लिम कभी नहीं हो सकते। ये विचारधारा एंटी मुस्लिम थी नहीं, इनको सबका विकास पर राज करना था। तो सबके विकास में वो एंटी किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए तो हो ही नहीं सकते। इसलिए वो सबके विकास के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए उतना सोचना उनके लिए वाजिब था। सोचते ही है, सोचना ही चाहिए, पर उन्होंने मुसलमानों के लिए सोचा ही है ना। मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक वाला विषय, हिजाब मुक्ति वाला विषय, ऐसे काफी विषय उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सोचे ही हैं। इसलिए उन पर जो ये आरोप लगाना है, ये तो केवल राजनीति है। और वो जो 15% का स्टेटमेंट था, वो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट था। वो शुद्ध रूप से धर्म की राजनीति का स्टेटमेंट, वो पॉलिसी कांग्रेस की थी, जिसमें कि वो अब एक्सपोज होने लग गए। जनता की समझ बढ़ी है पिछले कुछ समय से देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। कुछ कम्युनिज्म, वामपंथी, सॉफ्ट लाइनर, तुष्टीकरण की राजनीति, इन सब से गुजर रहा है। ये सब देखते देखते जनता की समझ भी बढ़ी है, उनको ये सब बातें अब समझ आने लगी है। निधि जी, आप भी अपनी राय रखें। बजट का 15% हिस्सा एक समुदाय विशेष के लिए, क्या कहेंगे ये जो आज मोदी जी ने अपनी बात की इस बारे में? अप्रिशिएट करना चाहिए कि मोदी जी ऐसी ऐसी बातें हम लोग के सामने, जनता के सामने लेके आ रहे हैं जिनके रिकॉर्ड्स तो उपलब्ध हैं, लेकिन वो पब्लिक के हाथ में ही लगते हैं। अब मैटर जो उन्होंने उठाया है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन वाला है, जिसकी पार्लियामेंट डायरी में एंट्री होती है,
और वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो पब्लिक को इतना जल्दी उपलब्ध नहीं होते और कोई भी इंटरेस्टेड भी नहीं होता बेसिकली। ऐसा क्यों हुआ होगा, अगर उसको देखना चाहते हैं तो अगर हम देखें तो इस पूरी कम्युनिटी की जो कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड कल्चर है वो डिपेंड करता है कि कहाँ से इनको पैसे फीड होते हैं एंड देन वो किस तरीके से एलोकेट किया जाता है अंदर में। 15% किसी भी बजट का एलोकेशन, इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। करोड़ में व्याख्या होती है और करोड़ के पहले भी 5 फिगर की हमेशा एक कहना चाहिए कि फिगर बनी रहती है, तो 5 फिगर्स के बाद में करोड़ के नंबर्स उसमें गिने जाएंगे। तो उसका अगर 15% भी लगाएंगे तो कितना बड़ा राशि हो जाती है जो ये लोग उधर ट्रांसफर करना चाह रहे थे। अब इसमें ये चीज समझिए कि इनमें से अधिकांशतः लोग घर में ही बैठे रहते हैं इस कम्युनिटी के, राइट। तो उनको जो फीडिंग होती है वो फीडिंग जो ये एलोकेशंस होते हैं फंड के उससे ही इनकी फीडिंग होती है। तो कितना बड़ा ये लोग द्रोह कर रहे थे कि जो टैक्स पेयर है उसका पैसा लेके उनको दे रहे थे, जिसको ये लोग वोट बैंक बनाते हैं, वो घर में बैठा रहता, ठीक है। और जैसे इनके यहाँ पे कल्चर है कि बस नेमत है बच्चे पैदा करो। आज की डेट में जो एक और फैक्टर मोदी जी ने बाहर निकाला, कुछ सालों के बाद में जो वोटर्स हैं उसमें हिंदू वोटर्स कम हो जाने वाले हैं, ठीक है। द काइंड ऑफ ग्रोथ मुस्लिम कम्युनिटी हैज गॉट, ठीक है, उस हिंदुओं की अपेक्षा, तो वो कुछ साल में हम लोग को सक्सीड कर जाएगी, हमसे ज्यादा हो जाएगी। तो इन्होंने उस चीज को टारगेट करते हुए उनकी उस फिलॉसफी को कहना चाहिए कि बल देने के लिए ये 15% का बजट एलोकेशन डिसाइड किया था। सोचिए कितना बड़ा घात है, ठीक है। देशद्रोह पे आना चाहिए इस चीज को कि देशद्रोह का मामला इन्होंने वहां पे एक तरीके से उसका बीज बोया था। तो आई मीन वी शुड अप्रिशिएट कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो इन्होंने पार्लियामेंट में घोर कृत्य किए हैं, जिनको विपक्ष में अगर बीजेपी नहीं होती तो ये लोग सक्सेसफुल हो जाते। ऐसे मैटर्स ही बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। तो सोचिए निधि जी कि जिन लोगों के दिमाग में देश के बजट के एक हिस्से को एक समुदाय में देने के आइडिया आ जाए, उस पार्टी के लिए, उस समुदाय विशेष के लिए मन में कितना प्रेम होगा। प्रेम कुछ नहीं है, प्रेम कुछ नहीं है, कुर्सी पकड़ने का चक्कर है। क्योंकि जिस बंदे को घर बैठे पैसा मिलेगा वो बाहर जाके ना पढ़ेगा ना अपने घर में किसी को पढ़ाएगा। वो कहेगा क्यों वेस्ट करना है, घर में पैसे तो आ रहे हैं ना, ठीक है। मुंह हाथ धो और जाके मस्जिद में लाइन लगा के खड़े हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मौलवी दे देगा उठा के, ठीक है। तो ना पढ़ने का चक्कर है ना कुछ चक्कर है, ठीक है। वही चीज इन लोगों ने कश्मीर में कर रखी थी। कश्मीर में जो फंडिंग होती थी, हर तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे, उसमें जितना भी बजट जाता था वो सारा का सारा इधर उधर कर दिया जाता था इसी तरीके से। तभी तो ये लोग चिल्ला रहे ना कि 370 हट गई है। तो अब वो नंगे हो गए एक तरीके से, वहां के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे वो सबके सब उनका किस तरीके से कुशासन चल रहा था वो सब सामने आ गया है कि पैसा जाता था लेकिन कुछ उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, कहीं पे भी एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आई मीन इट इज नॉट अबाउट द लव फॉर दैट कम्युनिटी, इट इज अबाउट देयर ओन ग्रीडीनेस टू कीप द चेयर विद देम, कि उनका वोट बैंक बढ़ता जाता है, चलो इसी में इन्वेस्ट करो एंड कीप द चेयर विद यू, वो है, किसी के सगे नहीं है। सीमा दीदी, वैसे पीएम मोदी का खुलासा इतना भी कोई हैरान करने वाला नहीं है। पिछले दिनों इनके प्रधानमंत्री, कठपुतली प्रधानमंत्री कहना चाहिए, मनमोहन सिंह, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में मनमोहन सिंह साफ कहते नजर आ रहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक इन अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। 2006 में दिए गए पीएम के इस बयान को आप देख सकते हैं। यह रहा पीएम मनमोहन सिंह का वो बयान। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that.
कांग्रेसी और वामपंथी कह रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं मनमोहन सिंह और कांग्रेस को, कि इस बयान को मोदी जी है, भाजपा है, वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। बयान आपने भी सुना, मैंने भी सुना और पूरा देश सुन रहा है मनमोहन सिंह के बयान को। आप उसको कैसे देखती हैं? ये किस चीज से पलटेगी, किस बात से पलटेगी? अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, रेवंडा रेड्डी का, जो तेलंगाना के सीएम है। उनका कहना है कि मुसलमानों को जो अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जितनी धनराशि चाहिए हम देंगे। और कहाँ से देंगे? और मंदिरों से जो धन है उसको लेकर के हम आपको देंगे। क्या ये भी झूठ है? इसको नकार दो। जो कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र दिया है बिल्कुल मुस्लिम लीग वाला, उसको नकारेंगे, जिसमें राहुल गांधी ये भी कह देते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम कोर्ट का फैसला जो राम मंदिर को लेकर कर था उसको पलट देंगे। इस बात से इनकार करेंगे, इस बात से इनकार करेंगे कि उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम वक्फ बोर्ड को और मजबूत करेंगे। पता नहीं कहाँ तक कैसी मजबूती और बाकी बची है, उसको मजबूत करें। आपने धार्मिक शिक्षा का अधिकार उनको दिया। अब मजेदार वाली बात ये है कि जो भारत का विभाजन हुआ वो इस आधार पर हुआ कि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ गए, बाकी बड़ी संख्या यहाँ पर रह गई। उनको कहा गया आप इस देश में सुरक्षित है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको विशेष दर्जा देंगे अल्पसंख्यक के नाम पर। आप अल्पसंख्यक हैं तो आपकी सुरक्षा हमारा अधिकार है, इसलिए हम आपको विशेषाधिकार देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, धार्मिक शिक्षा का अधिकार सिर्फ उन लोगों को दिया अल्पसंख्यक के नाम पर। आपने वक्फ बोर्ड पर कहीं पर भी हाथ रखने का अधिकार दे दिया। आपने हज सब्सिडी उनको दी, आपने पहले अल्पसंख्यक के नाम पर दिया। अब आपने नारा लगा दिया, एक आग लगा दी कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना ही हिस्सा। मतलब यहाँ के जो बहुसंख्यक रह गए थे उनको आपने बेवकूफ बनाने में कोई कमी नहीं रखी, कहीं भी नहीं रखी। केरल के वायनाड में वीडियो वायरल हो रही है कि राम मंदिर बना हुआ है और राम मंदिर को फिर तोड़ते हुए दिखाकर उस पर मस्जिद का ढांचा बनाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किस खतरनाक लेवल तक कांग्रेस जा रही है। तुष्टीकरण की नीति ये करें, देश को तोड़ने की नीति ये करते हैं, और देश तोड़ करके चलते हैं कि हम देश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अन्याय ये करते हैं, फिर कहते हैं कि न्याय यात्रा हम कर रहे हैं। भेदभाव इन्होंने किया सांप्रदायिक रूप से, सेक्युलर के नाम पे आपने ठगा, आप कम्युनल हो गए। और आप इसका खतरा किसके ऊपर फोड़ते हैं? उस व्यक्ति के ऊपर जो कहता है सबका साथ सबका विकास। मैं किसी को भी एक धर्म या मजहब के आधार पर विशेष नहीं मानूंगा, यानी कि उनको ही सब कुछ नहीं दूंगा, तो वह व्यक्ति कम्युनल हो जाता है जो सबको साथ लेकर चल रहा है। और जो डिवाइड करके चल रहे थे, गद्दारों को भी साथ लेकर चल रहे थे, आप कहते हैं कि वह व्यक्ति कम्युनल है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दो, पाकिस्तान से बात करो। किस बात का सम्मान? कि आतंकवादियों को लाएं, प्रसाद की तरह सम्मान दें कि जो मर्जी उसको खाना दें, बैठा करके बिरयानी खिलाएं, और कसाब को बचाने के लिए गला हवा बांध करके आप लेकर आए और भगवा आतंकवाद की थ्योरी नैरेट कर दे। किस सनातन ने हमेशा जन कल्याण की बात की, कन कन के कल्याण की बात की, आप उनको आतंकवाद ठहरा देते हैं। और जो आतंकवाद करते रहे, यासीन मलिक जैसे, आप उनको स्पेशल सिक्योरिटी देते हैं, स्पेशली प्लेन से उनको बुला करके उनके साथ लंच डिनर करते हैं, और कम्युनल मोदी जी हो जाते हैं हास्यास्पद। तो कौशल जी, आपने भी मनमोहन सिंह का ये क्लिप देखा। इस क्लिप में ये बात साफ समझ में आ रही है कि मनमोहन सिंह ये कहते पाए जा रहे हैं कि संसाधनों पे जो पहला हक होगा वो अल्पसंख्यकों का होगा, और विशेष रूप से मुसलमानों के विकास के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बात कहते पाए जा रहे हैं मनमोहन सिंह। तो कांग्रेस है वो अभी तक भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान के चल रही है, जबकि कौशल जी सही मायने में
जो मुस्लिम है वो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, फिर भी कांग्रेस उनको अल्पसंख्यक मान के चल रही है, लाभ देने के बारे में बात कर रही है। तो अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो फिर जैन, पारसी, बौद्ध, सिख या दलित क्या है, उनके बारे में तो कांग्रेस कभी बात नहीं कर रही है। आपके चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान आ रही है, क्या कहेंगे इस विषय में जो मैंने सवाल पूछा है? दरअसल मुस्लिम समाज के लोगों के बीच ये धारणा बन गई है, जैन, बौद्ध, सिख और ये सब हिंदू समाज के बहुत इर्द गिर्द नजदीक हैं, हिंदू ही हैं, तो वो इनसे अपने को अलग मानते हुए अल्पसंख्यक का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की प्रैक्टिस पर है, शुरू से ही है, आजादी के बाद से ही वो तुष्टीकरण की नीति पे रहा। विपक्ष उस समय कमजोर था, कांग्रेस ने मनमानी करी, तुष्टीकरण करी और एक बड़ा वोट बैंक अपना बनाया। उनके जैसे समझाने से कांग्रेस समझती गई, मानती गई कि जैन, बौद्ध, सिख ये हिंदुत्व के बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण ये हिंदू ही हैं, तो अल्पसंख्यक का लाभ सीधा सीधा मुसलमान को मिलना चाहिए। तुष्टीकरण की हद तो यहाँ तक पार हो गई कि हमने कर्नाटक में देखा, अन्य जगह देखा साउथ में, कि वो रिजर्वेशन का लाभ भी और हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग से तोड़ करके वो मुसलमानों को और इसका आरक्षण का लाभ भी देने के लिए ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। क्या आपको ये मंजूर है? ये आप सहन कर सकते हैं? ये आप स्वीकार कर सकते हैं? देखिए कर्नाटका ने क्या किया। कर्नाटका ने, वहां की कांग्रेस की सरकार ने रातों रात कर्नाटका में जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, छोटी मोटी, धनी, पढ़ी लिखी, सब सभी जातियों को रातों रात एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया, रातों रात। और उनको कह दिया कि जो 27% है ना, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो। ओबीसी के हक पर डाका डाला है। ये डाका है कि नहीं है? ये डाका है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए भाई, ये डाका है कि नहीं है? जरा इधर से माताएं बहनें बताइए, डाका है कि नहीं है? कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले ये पिछले दरवाजे से, चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना। मैं इन सब चीजों का खंडन करता हूं। अब चूंकि जो विपक्ष में लंबे समय तक बैठे थे, अब मजबूत सत्ता में आने लगे हैं और सत्ता में जब इन सब विषयों की समझ बढ़ाने लगे, जनता तक बढ़ने लगी और इस पर एक्शन होने लगे, ये सब स्टेटमेंट्स एक्सपोज होने लगे, तब सबको सोचना पड़ रहा है। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं, एक बहुत बड़ा समझदार तबका मुस्लिम समाज का भी इन सब बातों से और इत्तेफाक रखने लगा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है। कांग्रेस कभी भी मुसलमान के और हित में नहीं थी। वो उनके जीवन, मैंने वो पहले बताया, जीवन स्तर, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर को सुधारने का कभी प्रयास नहीं किया। केवल बंदर बांट करके, कुछ धन पूर्ति करके और वो वोट बैंक जोड़े रखने की राजनीति की है। अभी जो हमने इन दो वाक्यों पे बात किया है अपने पैनल के साथ में, इससे साफ प्रदर्शित हो जाता है कि जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस है वो सिर्फ एक समुदाय विशेष को ही कन्विंस करके उनसे वोट बटोरने का प्रयास करती है।
हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात अगर यहीं तक रहती तो ठीक था, वरना इतनी भी क्या नफरत कि हमने सुना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो एक ऐसा अंधा कानून लेके आने वाले थे जिसमें सांप्रदायिक दंगे होने की स्थिति में सिर्फ एक ही वर्ग को दोषी माना जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुसंख्यक है। निधि जी, क्या ऐसा कोई कानून आने वाला था हमारे देश के अंदर? कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल, अगर इसको हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था। जब आजादी के लिए लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, ठीक है ना, तो उस समय में सब मिलके ही लड़ रहे थे, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद में एक खलीफा मूवमेंट आया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे थे और उनको बढ़ाया जा रहा था बेसिकली। देन उसके बाद में नेक्स्ट इरा क्या आया कि हमारे देश का विभाजन किया गया, वो भी एक समुदाय विशेष के आधार पे पाक और नापाक करके बोला गया था। तो पाक से बन गया पाकिस्तान और नापाक से बन गया हमारा हिंदुस्तान, ठीक है। तो हम लोग का एक क्राइटेरिया बन गया था कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो नापाक हैं। अब इसके आगे लेंगे तो टाइम टू टाइम हमें कहना चाहिए जो स्पीचेस चल रही थी, जो बीच बीच में स्टेटमेंट्स आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू के, उनके बाद में इंदिरा गांधी के, तो वो इस तरीके के थे कि वो उस समय में माइनॉरिटी को ये दिखा रहे थे कि भाई बॉस देखो, तुम लोग अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो ये मेजॉरिटी वाले तुम्हें दबा देंगे, ठीक है। ये बीज वहां पे बो दिया गया था। किस तरीके से कि 1958 में मई 11 का एक स्पीच था इंदिरा गांधी जी का, इसको मैं कोट करना चाहूंगी कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कम्युनलिज्म ऑफ द मेजॉरिटी इज फार मोर डेंजरस देन द कम्युनलिज्म ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है। इस तरीके का एक रिमार्क इंदिरा गांधी जी ने दिया था, जो एक क्या कहते हैं नोटेशन थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कि अब तुम खड़े हो जाओ, नहीं तो मेजॉरिटी जो है वो तुम्हें सप्रेस कर देगी। उसके बाद में हम सबको पता है 1958 के बाद में इमरजेंसीज वगैरह लगाई गई, सेक्युलर क्या कहते हैं हमारे प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया, और वहां से फिर ये जो राजनीति ने एक नया टर्न लिया था, ठीक है। उसमें इन लोगों को डराया जाता था, ठीक है। फिर इन लोगों के थ्रू इन लोगों के लिए माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट बना, मिनिस्ट्री बना दी गई, माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज। और जैसे कि अभी कौशल जी ने भी बताया कि जितने भी बाकी सब माइनॉरिटी जो बोले जाते हैं, सिख हो गए, जैन हो गए, बाकी सब जितने भी हैं, उनको एज अ पार्ट ऑफ हिंदू ही माना जाता है, बिकॉज वो भी उतने ही कहना चाहिए कि टॉलरेंट हैं, ठीक है। वो कभी किसी से झगड़े वगैरह द्वेष वगैरह रखने की तरीके नहीं रखते। तो अभी क्या था, इनके हाथ में सिर्फ एक ही चीज थी कि ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ठीक है, इसको अपने हाथ में कैसे रखना है कि इनको आप बस फंड किए जाओ, एंड देन क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई आप जब किसी के हाथ में पैसे रख देते हो तो ना वो एजुकेशन के बारे में सोचता है, ना वो अपने किसी काम को देखने के ढूंढने के बारे में सोचता है, ना कोई बिजनेस के लिए सोचता है। वो बस कहता है पैसे तो आ रहे हैं ना, चलता रहेगा सब कुछ। अब नेशन के रिसोर्सेस क्या होते हैं? नेशन के रिसोर्सेस हो गए लैंड, वाटर, है ना, और जो खाद्यान्न वहां पे होता है। तो ये सब चीजों को पर्टिकुलर एक माइनॉरिटी के नाम पे रसीद फाड़ देना कि भाई ये तो इनका है, इनका पहला हक है करके, तो वो माइनॉरिटी क्या करेगी? वो माइनॉरिटी और बैठ जाएगी, वो कहेगी हमें कुछ भी नहीं करना, अब तो खाना भी हमें मिलेगा, अब तो जमीन भी हम चाहेंगे तो मिल जाएगी हमें, तो वक्फ बोर्ड खड़ा ही हो गया था उनके लिए। तो ये सब जितना भी घालमेल है, जितना कुछ भी चक्र है, ये सब चक्र बस एक ही तरफ था कि भाई एक ऐसा पूरा समुदाय हो जाए जो सिर्फ हमारी मुट्ठी में रहे, हमारी तरफ देखता रहे। अब ये जो कम्युनल राइट्स वाला बिल था, इसकी जो फिलॉसफी थी वो बेस थी 2002 के राइट्स के ऊपर में। वी ऑल नो दैट व्हाई इट हैपेंड। जो वहां पे कार सेवक गए थे हमारे अयोध्या में, तो वो लोग जब वापस लौट रहे थे कार सेवक, तो उनसे भरी जो बोगी थी, ठीक है, उसको एक ऐसे जंक्शन पे जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ठीक है, वहां पे उसका जैसे रुकना होता है उसके दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे और उसको फूंक दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में बहुत प्रयास किया गया कि उनको कम्युनल बता दिया जाए, नहीं हो पाया।
लेकिन केसेस चल पड़े थे। उसी समय में 2011 का सत्र आया जब इन्होंने बिल पेश किया ये कम्युनल राइट्स वाला, ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि ऐसी कोई भी राइट्स कहीं पे भी हो तो मेजॉरिटी के ऊपर में फंदा कसना चाहिए कानून का। तो इसके जितने भी कहना चाहिए पॉइंट्स थे, इसमें जितने भी सेक्शंस लिए गए थे वो सब इसी तरीके से लिए गए थे। एंड इसको इन एडिशन टू SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के एडिशन में इसको रखा गया था कि अगर कि SC/ST के साथ में भी कुछ हो जाता है और वहां पे कम्युनल राइट्स का जैसा कुछ बनता है तो भी मेजॉरिटी के ऊपर ही बात आएगी, ठीक है। तो इतना भयावह इन्होंने इसको शेप दिया था। एंड थैंक्स टू द अटेंशन एंड प्रोएक्टिव नेचर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट कि उन्होंने उसी समय इसका विश्लेषण किया। पार्लियामेंट में बहस हुई, कपिल सिब्बल की और अरुण जेटली जी खड़े हुए थे क्योंकि दोनों ही प्रोमिनेंट लॉयर्स थे। कपिल सिब्बल इस बिल को पढ़ रहे थे और उनके एक एक अनुच्छेद का अरुण जेटली जी ने नकारा था उसको, एक एक अनुच्छेद को, कि ये क्यों गलत है, क्यों नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रहार कर रहे हो आप इस तरीके का बिल लाके, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इट टॉक्स ऑफ इक्वालिटी, और यहाँ पे पूरा एक अनइक्वल बिहेवियर में एक बिल लेके आया जा रहा था जो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर था, जहां पे हम माइनॉरिटी भी डिफाइन नहीं करते कहीं पे भी। तो इतने खतरनाक बिल को लाके हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के ऊपर में इतना बड़ा घातक प्रहार कांग्रेस करने वाली थी। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि इसमें अंडर सेक्शन 8 हेट प्रोपेगेंडा करके भी एक सब्जेक्ट डाला गया था, जिसका अर्थ ये था कि भाई अगर कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज कहीं पे या कोई ऐसी बात कहीं बोल दी जाती है जिससे ऐसा लग सकता है कि हेट प्रोपेगेट रही है किसी एक समुदाय विशेष के लिए, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस और उसमें उसी तरीके का एक्ट किया जाएगा। एंड इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी, कुछ भी नहीं दी गई थी, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो कोई भी कुछ भी उठा के ले जाएगा और वो आपके ऊपर में कहना चाहिए कि कंप्लेन कर देगा एंड देन उसके ऊपर में एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर। तो बहुत ही जहरीला टाइप का एक ये बिल वहां पे लेके आई थी कांग्रेस, जिसमें पूरी तरीके से हिंदुओं को ही फंसाने का टारगेट था इनका। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे थे उस टाइम में, ठीक है, तो उसमें से पूरा बेनिफिट इन लोगों को मिल जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो कुछ भी एक्ट करते ना तो वो सब इसी कम्युनल राइट्स एक्ट में फिर कवर होता और उसके तहत आके उनको टेररिस्ट कोई नहीं बोल पाता एंड देन वो जो भी एक्ट करे थे उसमें मेजॉरिटी वाले ही फंसते। ये भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि भयावह पॉइंट था उसमें, टेररिस्ट को संरक्षण देने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को संरक्षण देने के लिए। तो ये भी हमें नहीं भूलना। तो सीमा जी, अभी हमारी विधि विशेषज्ञ निधि जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये जो कम्युनल बिल लाने वाले थे कांग्रेस उसके बारे में बताया है। आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे इस कानून के बारे में। कम्युनल वायलेंस बिल यानी कि सांप्रदायिक हिंसा विधेयक जो लेकर के आए थे, इसको बड़े सिंपल तरीके से बताऊं। ये जो लाया था सांप्रदायिक हिंसाओं को रोकने के होना चाहिए था, लेकिन ये हो कुछ और गया था। इन्होंने जैसे कि निधि जी ने बताया 2002 के दंगों का आधार लिया जो गुजरात में हुए थे, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने ही थे। लेकिन इससे पहले काफी दंगे हुए और जो 1984 का दंगा मुख्य माना जाता है, लेकिन उन पर कभी उसके बाद ये ऐसा निर्णय दिलाने के लिए उन्होंने कभी कोशिश की। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, जैसे मैंने पहले कहा कि सब कुछ आपने दे दिया, आपने इस कदर इस बिल को लेकर आए कि किसी इस्लामिक राष्ट्र में भी ऐसी स्थिति नहीं है। इन्होंने कहा कि जो बहुसंख्यक होगा और एक अल्पसंख्यक होगा, अगर दंगे होते हैं तो नाम जो है वो बहुसंख्यक पर आएगा। ज्यादातर आबादी, ज्यादातर राज्य में आप देखें तो बहुसंख्यक जो है हिंदू है। कश्मीर जैसा एरिया छोड़ दिया जाए, ऐसे जो एक को छोड़ के बाकी बहुसंख्यक हिंदू। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, आप पॉइंट नोट करते जाइएगा। इसमें एक यह था कि अगर दंगा होता है चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो जो जिम्मेदारी होगी वो बहुसंख्यक की होगी, यानी कि हिंदू की होगी,
उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी और जो मामला होगा उसका जज भी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, यानी कि मुस्लिम समुदाय का होगा। उदाहरण के तौर पर एक और दूसरा मैं देती हूँ कि आप अपना मकान किराए पे देते हैं और एक मुस्लिम व्यक्ति आपके यहाँ पर मकान किराए पर लेने के लिए आता है, आप नहीं देना चाहते, ये किसी भी कारण से, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है इस कारण से, किसी भी कारण से आप नहीं देना चाहते हैं, तो वो आपकी एक शिकायत दर्ज करेगा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए यह व्यक्ति मुझे अपना मकान किराए पर नहीं दे रहा है। तो मकान मालिक जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको जेल होगी या फाइन होगा, इस तरह की बातें होगी। यानी कि आप इधर फंसे। आप अगर मकान दे देते हैं तो उसको लड़का, आपके घर की लड़की को छेड़ने का राइट मिल जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें एक प्रावधान था कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय का, यानी कि मुस्लिम समुदाय का, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अल्पसंख्यक इन्होंने सिर्फ मुस्लिम को काउंट किया, जो मुस्लिम है अगर वो आपकी लड़की को छेड़ता है तो उस रेप को रेप नहीं माना जाएगा, यानी कि वो जो पीड़िता है वो उसकी शिकायत नहीं कर सकती। अगर कोई रेप पीड़िता अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट कराने जाती है उसमें पुलिस थाने में, तो उस व्यक्ति के खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, जो पीड़िता है उसके ऊपर हेटर्ड का, यानी कि नफरत फैलाने का केस दर्ज किया जाएगा। टोटल मिला के आप, जैसे मैं आपको मतलब तमाम उदाहरण उसमें दिए गए हैं कि आपके अगर लैंड पे भी अगर वो अधिकार जमाता है, वैसे तो वक्फ बोर्ड के हिसाब से हो, तो उसकी सुनवाई भी किस में होगी? उस कोर्ट में होगी जहां पर उसमें उस कोर्ट में जो है जज होगा वो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, बहुसंख्यक का नहीं होगा। एक पॉइंट और ये भी था कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति जाकर के झूठ भी बोल देता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। जब वो व्यक्ति, जिसको पता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, नहीं किया, क्या हुआ है, किसने पकड़ा है, तब जब वो पूछेगा कि भाई मुझे किसने पकड़ा गया, तो कहेंगे कि आपने अल्पसंख्यक के साथ ज्यादती की है। वो उस अल्पसंख्यक का जब नाम पूछेगा तो उसको कहा जाएगा कि नाम गुप्त रखा जाएगा, आपको नाम नहीं बताया जाएगा। ये बहुत लंबी लिस्ट है भावेश जी। मैं आपको इतना बता देती हूँ, 2005 में आया था ये जो बिल था, ये 2005, फिर 2011, फिर 2013 में आया था। 2013 में नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही बहुत इसका पुरजोर विरोध किया था और ये बिल इतना खतरनाक था कि कुछ वामपंथी भी हिल गए थे कि इस प्रकार का बिल उन्होंने भी विरोध किया। तो वो चाहते, उन्होंने थोड़े से अमेंडमेंट्स चाहे करने कांग्रेस से, इसका नकार दिया गया। अगर भाजपा नहीं जीती या फिर कांग्रेस इतने मतलब पूर्ण बहुमत में इस तरह से होती कि उसको विपक्ष जो है उसको रोक ही नहीं सकता था, तो आप समझ लीजिए ये बिल पास हो चुका होता और आप इस्लामिक राष्ट्र से भी बदतर हालत में इस देश में होते। तो धन्यवाद कीजिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने वहां पर भी रोका। आज भी एक के बाद एक खुलासे वो करते जा रहे कि आपके साथ कांग्रेस ने कितने धोखे दिए, कितने धोखे वो कर रही है। तो आपको ये सचेत होने की आवश्यकता है। तो बिल में एक और प्रावधान था एनओसी लेने का। एनओसी का ये था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय को कोई अपना धार्मिक आयोजन करना है, कोई भी आयोजन करना है, तो उसको उसके लिए पहले जो अल्पसंख्यक वर्ग है जो आपके आसपास उस एरिया में रहता है, आपको उससे एनओसी लेना पड़ेगा। आप सोचिए जब आप जा रहे हैं तो वो आपको एनओसी क्यों देगा? यानी कि एनओसी के एवज में आपसे पैसे मांगेगा। मतलब बहुसंख्यक का कोई राइट नहीं है। अगर वो मना कर देगा तो बहुसंख्यक समुदाय अपना कोई भी धार्मिक या कोई भी आयोजन नहीं कर सकता और जो अल्पसंख्यक है उसको कोई एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए किस हद तक दम घुटने जाना है। आप, मैं कल कह रही हूँ कि ये जो सांप्रदायिक बिल है, जीना तो छोड़िए, आप मर भी नहीं सकते ऐसा बिल लेकर के कांग्रेस में। और ये जो आइडिया था ये किसी और का नहीं, पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का था, जो कि उस समय राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हुआ करती थी। जिन जिन लोगों को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था इस कानून को बनाने के लिए, वो सारे के सारे नाम अगर आप देखोगे तो सारे वामपंथी उसमें भरे पड़े थे, जैसे कि हर्ष मंदर, जॉन दयाल, तिस्ता सितलवाड़,
सैयद शहाबुद्दीन, नियाज फारूकी, शबनम हाशमी, ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक हिंदू विरोधी नाम उनको इस बिल को बनाने के लिए लाया गया था। वो तो भला हो उस समय के हमारे विपक्ष का, चाहे वो उड़ीसा के उस समय के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो बिहार के मुख्यमंत्री, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्हीं की आवाज के दम पर, उन्हीं के विरोध के दम पर ये कानून नहीं आ पाया। अगर ये कानून आ जाता तो हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होकर के रह जाती, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं होने दिया। हिंदुओं के लिए जानना ये आवश्यक है कि कांग्रेस ने हमेशा आपके साथ कितना धोखा किया, आपको कितना नुकसान पहुंचाया, और अगर भविष्य में आ जाती है तो आप जो है कहीं जमीन नहीं नाप पाएंगे कि आपको कहाँ तक चलना पड़ेगा नंगे पैर। कैसी हालत, जैसे कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो आप कहाँ तक दौड़ेंगे और कैसे दौड़ेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, ये आपको बिल्कुल डिसीजन लेना है। ये 5 साल नहीं होंगे अगर आपने किसी गलती से भी कांग्रेस को आप चुन लेते हैं या कांग्रेस को चुनने में सहायता कर देते हैं वोट ना दे करके, तो आप ये समझ लीजिए कि शायद आपके पास मोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। आप अपने बच्चों के लिए आप सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया, ऐशो आराम दे दिया, आगे तक के लिए जोड़ दिया, ये आपकी गलत फहमी है। आप जब कश्मीर से बहनों को छोड़कर आ गए, पाकिस्तान से जो इधर आए बेघर होकर के, आप जरा उनको देखिए, उनको सोचिए, ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि जिन्ना के साथ साथ कांग्रेस पूरी कांग्रेस को नहीं कहूंगी, क्योंकि उसमें सरदार पटेल जी वगैरह भी थे, उसमें नेहरू जैसे लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। और इसके अलावा अब जो है आप ये समझ लीजिए किसी देश के व्यक्ति का नहीं, एक महिला के हाथ में, एक ऐसी विदेशी महिला के हाथ में कांग्रेस की बागडोर है कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाए रखना चाहती है। याद रख लेना उन बलिदानों को, उन्होंने कितनी कठिनाइयों से आपको इस स्वतंत्रता दिलाई थी। कहीं ऐसा ना हो फिर आपके घर के बच्चों को फिर फांसी पर चढ़ना पड़े। तो समय रहते सचेत हो जाइए, और एक देशभक्त व्यक्ति और एक धर्मपरायण व्यक्ति सब कुछ अपना तन मन धन देने के लिए तैयार है। आप सबके लिए उसके साथ खड़े हुए, उसके लिए नहीं सिर्फ अपने। अगर ये बिल, ये कानून देश में लागू हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि देश में हो रहे दंगों के लिए सिर्फ हिंदू ही जेल में जाते, अल्पसंख्यकों से घृणा के आरोप में हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता, सामान्य झगड़े में इस कानून का प्रयोग करके हिंदुओं को टारगेट किया जाता, निशाना बनाया जाता, ये सब हमारे देश के अंदर होता। निधि जी का आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू इस देश की मेजोरिटी है और कांग्रेस है, वो इन बिलों के होने वाले दुष्परिणाम को भी जानती होंगी, लेकिन फिर भी वो सरकार में रहते हुए इन बिलों को लाने के लिए तैयार थी। आखिर ये हिम्मत इनको मिलती कहां से? हिंदू मेजोरिटी, हिंदुओं के विरुद्ध कानून, फिर भी वो लाने को तैयार है। ये हिम्मत कहां से आती कांग्रेस को? क्या हिंदू कमजोर है देश के अंदर या बटा हुआ है आज की तारीख में भी? ना हिंदू कमजोर है ना बटा हुआ है। इसमें भावेश जी जो मेन फैक्टर वर्क कर रहा है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, ये अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका एक तरीके से ब्रेन वॉश रखते हैं कि अरे बस हम कैमरे पे बोल रहे हैं, कोई करेंगे थोड़े ही, ठीक है। पहला इनका ये तरीका रहता है। दूसरा क्या होता है कि अरे बस बिल ही तो आ रहा है, अभी पास थोड़ी हो गया, आने तो दो ना, देखो सामने वाले भड़केंगे। एक गैप देखती हूँ अपनी एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में, वो ये है कि हम कभी भी अपनी एजुकेशन के दौरान ये नहीं पढ़ पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है जानना, अपने राइट्स जानने क्यों जरूरी है, लॉ मेकर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं देश की आर्थिक व्यवस्था को, और क्या कहते हैं देश को चलाने में वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, हम कभी नहीं जान पाते। आज की डेट में भी जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं उनको ये आभास ही नहीं होता कि वो देश के कितने बड़े पिलर के एक पार्ट बनने जा रहे हैं। वो बस मस्ती में पढ़ाई करके इधर उधर हो जाते हैं। अब वापस आती हूँ पार्टी के ऊपर में। पार्टी चुन करके उन लोगों को ही अपने साथ में रखती है जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे, अगर आप एक एनालिसिस करोगे तो बीजेपी में इस समय में जितने साक्षर लोग हैं, ठीक है, दूसरी जितनी पार्टीज हैं उसमें इतने साक्षर लोग आपको नहीं मिलेंगे।
वो जो होती है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चीज चलती है. दे आर ओनली फॉर सम ऑफ देयर बेनिफिट्स टू दैट दे आर एसोसिएटेड विद दोस पार्टीज. जब तक वो बेनिफिट्स हैं वो उनके ही बोले पर घूमते रहते हैं. उनको हार्डली मैटर करता है कि कौन सा बिल जा रहा है पार्लियामेंट में, किस तरीके की बातें हो रही हैं, जो वो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है. देखिए, तो ये जो एक राजनीति का बुरा वाला पहलू है वो हर तरफ देखने को मिलता है जहां पे भी ये कांग्रेस खड़ी हुई है, क्योंकि ये मुंह पे थूक देती है हिंदुओं के, लेकिन फिर भी हिंदू इसके पीछे चलता रहता है. तो आप सोचिए कि जो इसके प्रत्याशी होते हैं, जो इसके कार्यकर्ता होते हैं, वो किस तरीके से अपने लोगों को, अपने क्या कहते हैं, वोटर्स को पकड़ के रखते हैं. और ये यही रीजन है कि जहाँ पे दिखता है कि नहीं हिंदू तो अभी दिमाग लगाने लग गया है, तो वहां पे फिर ये दूसरे समुदाय की तरफ चले जाते हैं कि नहीं अब इनसे वोट हम लेंगे और इनके हिसाब से ही हम स्पीचेस देंगे. तो एक जग जाहिर बात है, समझ का खेल है. समझ सको तो सबको समझ में आ सकता है. जैसे आप बैठे हैं, सीमा जी बैठी हैं, वो कौशल जी थे, हम सबको जब समझ में आ सकते हैं तो बाकियों को भी समझ आए. बेसिकली हम सभी कॉमन पब्लिक ही हैं, ठीक है. हम भी कॉमन पब्लिक से कि हमने थोड़ा सा 2 स्टेप आगे बढ़ के चीजों को जानना शुरू कर दिया, तो हम बता पा रहे हैं कि हाँ क्या चीज चल रही है. बाकी सब लोग चुपचाप बैठे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं पड़ता. कोई घर में आके कुछ दे गया, गिफ्ट दे गया, या किसी ने बुला के चाय पिला दी, तो उसमें खुश होके उसको वोट कराते हैं. तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं सोचते कि उस पार्टी की विचारधारा कहाँ जा रही है, उसकी पार्टी ने क्या क्या हमारे लिए किया, क्या नहीं किया. ठीक है, वो सब उनको मैटर नहीं करता. वो ढाक के 3 बात वाली बात आ जाती है कि मतलब बस ठीक है, उसने आके पूछ लिया, हम उसी को वोट करेंगे, बाकी जाए भाड़ में. तो मतलब ये एक जागरूकता बहुत ज्यादा कहने से लानी जरूरी भी है. देखते हैं इसके आगे क्या होता है. सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार की बात हुई तो नेहरू ने सबसे अधिक विरोध किया. आपको एक मजेदार बात बताती, वो एक फ्रेंच डेलीगेशन आया था, तो वो जब फ्रेंच डेलीगेशन ने दौरा किया कुछ राज्यों का, कुछ स्थानों का हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये इस तरह से कहा कि बहुत ही सुंदर कल्चर है जो भारत में है. तो नेहरू 20-25 मिनट तक सुनते हैं. उनकी सहन शक्ति से जब बाहर हो गया तो उन्होंने एक ही बाकी कहकर के मीटिंग खत्म कर दी कि आप उस संस्कृति की प्रशंसा कर रहे हैं जिसको खत्म करने के लिए मैं जी जान से लगा. इस शब्द थे नेहरू के. कांग्रेस ने हज सब्सिडी दी हमारे टैक्स के पैसों से. आपने इनको मतलब इस तरह दिया कि 2 बच्चे वाले टैक्स देंगे और 20 बच्चे वाले बैठ करके खाएंगे. ऐसे तमाम उदाहरण है कि ऐसा होता है. ये तो धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने समान अधिकार देने की तरफ चेष्टा की है कि सबको समान रूप से मिले. तभी यूसीसी की बात है, बाकी सारी चीजें हैं तो उनको समझने का प्रयास कीजिए. कांग्रेस आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की पैरवी करेगी, तुष्टीकरण की पैरवी करेगी, कलावा बंधवा के भगवा आतंकवाद बताएगी. तो देखिए कि हमें क्या, किसको चुनना है, किसको देखना है कि जो किसी के साथ भेदभाव ना करे, किसी के साथ ऐसा नजरिया ना रखे कि मुझे इसको नष्ट ही करना है. तो सब नागरिक है. तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो है राष्ट्रहित वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और ऐसा दल ही आना चाहिए जो राष्ट्रहित है. सीधे सीधे बोल दो कि भाजपा आनी चाहिए. आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और तब ये कांग्रेस कहती है कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जबकि ये बात सब जानते हैं कि मोदी जी का ध्येय, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय सिर्फ एक ही रहा है 2014 से ही, सबका साथ सबका विकास. इसी दृष्टिकोण से मोदी जी ने देश को चलाया है. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन 3 तलाक को खत्म करने वाला कानून क्यों लेके आते, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कोड की तरह ही था. मगर कांग्रेस काल में तो ऐसा कोई कानून नहीं आया मुस्लिम महिलाओं के लिए. एक बार कल्पना करके देखिए सीमा जी, निधि जी, कि इस देश के एक नागरिक होने के नाते आप एक बार सोच के देखिए कि आपको कैसे लगेगा जब देश के बजट के एक बहुत बड़े हिस्से में से आपके हिस्से की कटौती करके किसी दूसरे समुदाय विशेष को दे दी जाए.
और पहले से ये निर्धारित कर दिया जाए कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार तो उस समुदाय का होगा। ऐसे घृणा वाले दृष्टिकोण के अंदर क्या हमारा देश प्रगति कर पाता? कदापि नहीं कर पाता। अगर कांग्रेस की सारी कल्पनाएं अगर सत्य सिद्ध हो जाती और 2014 में अगर पुनः इनकी सरकार आ जाती और अगर यूपीए अपने मंसूबों में सफल हो जाती, तो फिर कोई नहीं आता आपके घर पे आपसे पूछने कि आपकी धर्म कौन सी है, आपकी आस्था कौन सी है। फिर तो वही होता जो सिर्फ ये लोग चाहते हैं। किसी हिंदू मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य नहीं होता और आपकी महत्ता सिर्फ उतनी होती जितनी महत्ता आटे में नमक की है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी आग लेकिन वो आग चलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। पूरा सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।